नमस्कार, राजनीति पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आकाश, मेरे साथ हैं मृत्युंजय। मृत्युंजय, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी ठीक ठाक होंगे। जी बिल्कुल। तो मृत्युंजय, आज का जो हमारा डिस्कशन है वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर पिछले 2-3 हफ्ते से अगर हम बात करें तो कोलकाता में जो ये केस हुआ जिसमें एक इंटर्न डॉक्टर के साथ पहले तो दुष्कर्म हुआ, फिर उसके बाद उनका मर्डर कर दिया गया, और उसके बाद जिस तरीके से इस केस को हैंडल किया गया, उसके बाद जिस तरीके से जो नए नए अगर मैं बात करूं वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से इस केस को हैंडल किया गया, प्लस उसके बाद जब आज एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट रखा गया स्टूडेंट्स के द्वारा, और वहां पर जो है काफी क्या कहते हैं वायलेंस हुआ वहां पर। पहले तो स्टोन पेल्टिंग की गई वहां पर, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, फिर पुलिस ने जो है लाठीचार्ज किया और वहां पर टीयर गैस छोड़ी और करीब 90 लोगों को वहां पर अरेस्ट किया गया है। लेकिन सुबह से जिस तरीके से विजुअल्स आ रहे थे मृत्युंजय, तो ऐसा लग रहा था कि वेस्ट बंगाल में कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, बल्कि वेस्ट बंगाल की सरकार शायद किसी लड़ाई के लिए, किसी सिविल वॉर के लिए तैयार हो रही है। ऐसी बैरिकेडिंग लगा रखी थी, ऐसे इस तरीके से राइट गियर्स में पुलिस वाले थे, और सब कुछ ऐसा लग नहीं रहा था कि ये कोई प्रोटेस्ट होने वाला है। ऐसा लग रहा था कि पुलिस जो है वो किसी लड़ाई के लिए तैयार हो रही है। तो आप किस तरीके से ये देखते हैं? पहले तो मैं प्रोटेस्ट के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूँ कि क्या इस देश में प्रोटेस्ट करने पर इस तरीके का जो है हथकंडे अपनाए जाते हैं? हालांकि हमने देखा है, ये सिर्फ अगर मैं बात करूं वेस्ट बंगाल की बात नहीं है, सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज की यहाँ पे सरकार है वहां पर बात नहीं है। अगर मैं बात करूं जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर भी कुछ इस तरीके से ही ओवर द टॉप जाकर जो है प्रोटेस्ट को क्वॉश करने की जो है कोशिशें की जाती है। तो पहला तो सवाल ये उठता है कि क्या इस देश में प्रोटेस्ट करना भी एक प्रॉब्लम हो गई है? देखिए, जहां तक अभी पहले मैं शुरू करूंगा, आपने जो बीजेपी रूल्ड स्टेट की बात कही है, तो वहां पर फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए हैं और जिस वर्ग ने भी उसको किया है उनको करने की छूट रही है। यहाँ तक कि दिल्ली का पूरा रास्ता ही जाम करके रखा गया। जो दिल्ली में दो शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हुआ जी बिल्कुल, या शाहीन फिर बाग का प्रोटेस्ट तो सीएए से रिलेटेड था, और कयास तो जो भी यही प्रोटेस्ट हुआ हो, जी जी, और कयास तो ये भी लगाए जा रहे थे कि ये भी शायद फार्मर्स प्रोटेस्ट की तरह एक प्रोलॉन्ग प्रोटेस्ट बन सकता था। वो तो कोविड आ गया बीच में, वरना ये प्रोटेस्ट भी बंद नहीं होने वाला था। तो ये जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, एक बात मानना पड़ेगा कि बीजेपी गवर्नमेंट ने कभी उसे क्रश करने की कोशिश नहीं की। हाँ, उनको सरकार को ही बैकफुट पे आना पड़ा, और लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ परंपरा जरूर है कि सरकार ने एनएसी को उन्होंने कुछ देर के लिए, या सीए को कुछ देर के लिए डेफर कर दिया था, टाल दिया था, और इन्होंने जो फार्मर्स बिल थे उसको तो इन्होंने विड्रॉ ही कर लिया। वो तो एक सेपरेट मामला है, लेकिन लोगों ने विरोध किया है। आज भी बताया जाता है कि हरियाणा में किसानों का विरोध सरकार के खिलाफ चल रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल की बात करें तो बहुत ही हॉरिबल सिचुएशन है, क्योंकि जिस तरह की घटना वहां पर महिलाओं के खिलाफ, जिस तरह की घटनाएं विगत दिनों में घटती रही हैं, वो सच में बहुत ही अपने आप में बहुत ज्यादा डरावनी है। और सौंदेश खाली, उसके पहले एक किसी पार्क में किसी महिला के साथ वहां पर किया गया, पार्क स्ट्रीट का एक जो महिला केस को बहुत पॉपुलर हुआ था, पार्क स्ट्रीट में जो गैंग रेप हुआ था, वो बहुत एग्जैक्टली सुर्खियों में रहा था। पार्क स्ट्रीट की जो घटना थी वो, और फिर इसके बाद एक महिला को तो नंगा करके पीटा गया, जिसमें कि सरकार का हिस्सा रहे व्यक्ति ने कहा कि ये एक इस्लामिक राज्य है, तो यहाँ पर तो महिलाओं को जी, इस मैं तरह की तो वहां सजा पर दी मैं जाती आपको है। थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा कि वहां पर उनको नग्न करके पीटा नहीं गया था, बल्कि जिस तरीके से एक तालिबानी जिस तरीके से ना स्ट्रीट जस्टिस सिस्टम कहते हैं, तो वो एक शख्स है जो कि टीएमसी का एक स्ट्रॉन्ग हैंड मान सकते हैं उसको। वो था, और उसका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो एक कपल को पीट रहा था रोड के बीच में, और लोग खड़े होकर उसको मूक दर्शक देख रहे थे, जिसके बाद जो है काफी सोशल मीडिया पर और काफी पॉलिटिकली जो है उसको उछाला गया। और फिर टीएमसी के एक लीडर हैं, उन्होंने बोला कि भाई बंगाल तो इस्लामिक स्टेट है, तो यहाँ पर तो इस तरीके की ही जो चीजें की जाएंगी। तो ये अब वही है कि इन्हीं सब चीजों के ऊपर जो है ममता बनर्जी के ऊपर फिर सवाल उठाए जाते हैं कि भाई वो क्या एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रही है वहां पर।
देखिए वो किस तरह का गवर्नमेंट चला रही है, आप इसका इसी बात से अंदाजा लगाइए कि किसी भी तरह की घटना घटती है जिस पर कि जनता को न्याय की दरकार होती है अपने सरकार से, प्रांतीय सरकार से, तो ममता बनर्जी उस डिमांड को, जनता की उस मांग को क्रूरता से दबाने का हमेशा ही प्रयास करती हैं। आज की ही घटना ले लीजिए, तो आरजीकर हॉस्पिटल में जो घटना घटी है, उस घटना के इतने दिनों के बाद भी सरकार का जो रवैया रहा है एक तरह से इसको डिनाई करने का या इस तरह के चीजों को दबाने का या मामले को बोचअप करने का, बोचअप करना इसके लिए ज्यादा सही शब्द होगा, यानी पूरे जांच और इंक्वायरी को गड़बड़ तरीके से गलत रास्ते में इसको आगे बढ़ाना। तो इसके खिलाफ एक वहां पर छात्रों का एक संगठन है जिसका नाम है पश्चिम बंगा छात्र समाज। जी जी पश्चिम बंगा जी, तो हाँ, पश्चिम बंगा छात्र समाज ने एक प्रोटेस्ट उन्होंने इसके लिए आयोजित किया, और जो कि कॉलेज गोलंबर से लेकर के शुरू करके और इनके सेक्रेटेरिएट जिसका नाम है नबन्ना, तो सेक्रेटेरिएट तक ये जाना था, ये पूरा का पूरा मार्च। और उसी दौरान जब ये मार्च सवेरे निकल रहा था, ममता बनर्जी ने लगभग 600 के करीब सुरक्षा कर्मियों को डिप्लॉय करके और पूरे सेक्रेटेरिएट को एक फोर्ट्रेस में कन्वर्ट कर दिया था। जी। और हाँ, और पुलिस के तरफ से जोरदार कार्रवाई की गई प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, और बाद में फिर प्रोटेस्टर्स का भी धीरज टूटा और उन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की, लेकिन पुलिस ने भी काफी सारे प्रदर्शनकारी छात्रों की पिटाई की है। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी का ये कहना है कि ये सिविल सोसाइटी के लोग नहीं है, बल्कि वहां की मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के उकसावे पर ऐसा कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष के भी इशारे पर अगर इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं, तो विपक्ष का ये अधिकार बनता है कि जनता के किसी वर्ग को न्याय दिलाने के लिए या जन सरोकार के किसी मुद्दे पर सरकार से न्याय की मांग कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरह के बंद का आयोजन करती है या किसी घेराव या मार्च का आयोजन करती है, तो उसको ये अधिकार है। ममता बनर्जी उसे इस तरह से इनकार नहीं कर सकती, और उनका ये हमेशा ही ये दावा होता है कि ये जो कुछ भी होता है अच्छा वो करती हैं, और विपक्ष अगर कुछ करता है तो वो अनडेमोक्रेटिक है। तो आज की जो घटना घटी है, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी क्रूर घटना है, और कल भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर मांग भी की, अनाउंस भी किया है कि वहां पर वो स्टेट वाइड बंद की जो है वहां पर मांग करी है भारतीय जनता पार्टी ने। ये तो चलिए बात हो गई मृत्युंजय जो आज हुआ और जो ओवर द डेज अगर जिस तरीके से हमने डिस्कशन किया कि ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उसमें तो बहुत सारे सवाल उठ ही रहे हैं कि जिस तरीके से उस सिविल डिफेंस पर्सनल का जो है साइको एनालिसिस किया गया, जिस तरीके से पाया गया कि भाई उसकी क्रिमिनल इंटेंशन प्रवृत्ति है और वो एक सेक्सुअल डिविएंट है। ये जो है सीबीआई का जो साइको एनालिसिस हुआ उसके अंदर किया गया, और बहुत सारी चीज उसको और निकल कर आई है। जब उसका टेस्ट किया गया है अभी हाल ही में, पॉलीग्राफी टेस्ट किया गया है, तो उसमें भी काफी सारी चीजें जो है निकल कर आई हैं। चलिए वो तो एक अलग बात हो गई, लेकिन अब वो तो जांच एजेंसियां जो है वो करती रहेंगी, वो उनका काम है। सीबीआई के हाथ में ये केस है, सीबीआई उसको अच्छी तरीके से जो है स्टेप बाय स्टेप सारी इन्वेस्टिगेशन उसमें की जा रही है। लेकिन अभी का जो मामला है आज की अगर मैं बात करूं तो ये पहली बार नहीं है कि वेस्ट बंगाल में अराजकता का जो है एक तरीके से माहौल फैला है। अगर मैं संदेश खाली की बात भी करूं, आपने जिस तरीके से किया, संदेश खाली में जिस तरीके से इतना बड़े जो है वहां पर एक्सप्लोसिव रेवलेशंस हुए संदेश खाली में, कि भाई जिस तरीके से टीएमसी के एक गुंडा जो है, एक लीडर जो है, वो वहां पे जाकर बाकायदा शाहजहां शेख लोगों को घर में जाता है, वहां पर खड़े होकर फिगर आउट करता है कि उसको कौन सी फीमेल जो है उसको पसंद है, और फिर उसको धमकी देकर उनको अपने ऑफिस से बुलाकर दुष्कर्म करता है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है मृत्युंजय, लेकिन अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है या सेंट्रल एजेंसीज जो है, अगर मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूंगा, तो मोदी सरकार जो है वो चुप क्यों बैठी है? इतने बड़े इंसिडेंट होने के बाद भी अगर आज का इंसिडेंट भी हम देखें तो ये कोई छोटा मोटा इंसिडेंट नहीं था। कयास लगाए जा रहे थे कि भाई करीब 1 लाख लोग जो है
इस प्रोटेस्ट में आने वाले हैं, लेकिन हालांकि मेरे को लगता नहीं कि 1 लाख लोग आए होंगे, लेकिन फिर भी जिस तरीके से इस समय स्टूडेंट, अगर आप नेबरहुड की बात करें, बांग्लादेश में तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट से पूरा तख्ता पलट हो गया वहां पर। यहाँ पर जो है सरकार क्या, सेंटर सरकार सिर्फ एक मूक दर्शक बन के बैठ गई है? देखिए, अगर कोई राज्य सरकार शासन कर रही है तो केंद्र, देखिए हमारे यहाँ जो एक फेडरल सिस्टम है, जो कि यूनियन सिस्टम के नाम से यहाँ पे ज्यादा जाना जाता है, तो उसकी सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि यहाँ पर राज्यों को अपनी स्वायत्तता हासिल है, एक तरह से ऑटोनॉमी हासिल है, और उनके दायरे में केंद्र कोई हस्तक्षेप अमूमन नहीं करेगा। संविधान में क्लियरली तीन उसमें एक 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट दिए गए हैं, जिसमें सेंट्रल यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट है। इन तीनों लिस्ट में ये क्लियरली बता दिया गया है कि ये विषय राज्य सरकार के होंगे, ये विषय केंद्र सरकार के होंगे, और एक है जिस पर कि दोनों ही अपना काम कर सकते हैं, तो उनको पूरी स्वतंत्रता मिली हुई है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे संवैधानिक इंस्ट्रूमेंट्स का प्रावधान किया गया है जिसके तहत राज्य सरकार के ऊपर एक दबाव होता है, जिसमें सबसे पहला है कि केंद्र का रिप्रेजेंटेटिव गवर्नर, जिसका कोई चुनाव नहीं होता, उसका सिलेक्शन होता है, इलेक्शन नहीं। केंद्र अपना एजेंट वहां पे नियुक्त कर देती है और वो निगरानी रखता है कि राज्य सरकार देश की एकता, अखंडता या जनहित के मामले से इतर कोई गलत काम न करे। दूसरा है कई सारे धाराएं हैं, जिसमें की एक धारा 355 और 356, और साथ ही साथ अगर राज्य की मुख्यमंत्री भी कुछ गलत करती हैं या करते हैं तो कानून के दायरे में लाकर उनके खिलाफ मुकदमा चला करके और उनको भी जेल भेजा जा सकता है। लेकिन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब से ये नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता में आए हैं, उसी समय से शारदा स्कैम, नारदा स्कैम, कई तरह के फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, वहां के शिक्षा विभाग में बहुत बड़ा घोटाला हुआ, वहां पर मनरेगा के पैसे के आवंटन में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। फिर इसके अलावा संदेश खाली का जो ये घटना अभी घटी है, वहां पर हम देखते हैं कि उनकी पार्टी की ही महिला कार्यकर्ताओं को उनके घरों से बुला करके और रात भर टीएमसी कार्यालय में रखा जाता है, ऐसे आरोप भर के सामने आते हैं, और फिर उसके बाद उनको अगले दिन घर भेज दिया जाता है उन महिलाओं के साथ दुष्कर्म करके। और इस तरह के काम शाहजहां शेख और दूसरे टीएमसी कार्यकर्ता बहुत दिनों से कर रहे हैं, ऐसे आरोप है। फिर भी जो शाहजहां शेख का जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज था, और यही शाहजहां शेख ने ईडी के कर्मचारियों के ऊपर जब वो जांच करने गए थे उस इलाके में, उसमें तो एक महिला कर्मचारी का उसने सिर फोड़वा दिया था, उसके ऊपर ऐसे हमले हुए थे, उन महिला अधिकारी के ऊपर उनका सिर फोड़ दिया गया था। एक बार तो सीबीआई के कुछ लोग गए थे वहां पर जांच के लिए, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया एक तरह से वहां पर। जी बिल्कुल, वो हम जानते हैं मृत्युंजय, जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज को ममता बनर्जी, मैं यहाँ कहना ये चाहता हूँ कि ऐसा लग रहा है कि केंद्र मूक दर्शक यानी साइलेंट स्पेक्टेटर या म्यूट स्पेक्टेटर बन के और ये तमाम चीजें देख रही हैं। तो प्रश्न उठता है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों के बीच में भीतर खाने में कोई तरह का हैंड्स इन ग्लोव जिसको कहते हैं, या दे आर वर्किंग इन टैंडम, ऐसा प्रतीत होता है जनता के बीच। ये स्पष्ट संदेश जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो केंद्र की सत्ता में आप बैठे हुए हैं और आपकी पार्टी चुनाव हार जाए, तो आपकी पार्टी के विपक्ष की सरकार अगर बनती है तो उनको वहां के आपके कार्यकर्ताओं को मार के असम भेज दिया जाता है। आपकी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं के खिलाफ बलात्कार की घटनाएं घटित होती हैं, और केंद्र में प्रधानमंत्री महिला सुरक्षा, बेटी बचाओ, जन धन, दुनिया जहान, 50 तरह की बातें करते रहते हैं। लेकिन अब तो लखपति दीदी भी आ गया है। अब लखपति दीदी और तमाम चीजें करते हैं, लेकिन क्या केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री को वही लखपति दीदी के साथ वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, या दीदियों के साथ या माताओं और बहनों के साथ वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, क्या ये दिखाई नहीं देता? जी, कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं जो भी श्रेय मिल रहा है ममता बनर्जी को, तो वो श्रेय केंद्र की शांति यानी केंद्र सरकार की जो चुप्पी है उससे बहुत ज्यादा इनको बल मिल रहा है। लेकिन क्या मृत्युंजय आपको ये भी नहीं लगता कि अगर क्योंकि देखिए लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट का इशू है, और अगर इसमें सेंटर ज्यादा दखल अंदाजी करेगी तो
तो फिर शायद क्या नरेंद्र मोदी को इस बात का भी डर है कि जिस तरीके से उनको हर इलेक्शन में ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है कि नरेंद्र मोदी तो डिक्टेटर हैं और तानाशाह हैं और ये है और वो है, तो शायद नरेंद्र मोदी को अपनी पब्लिक इमेज ज्यादा बचाने का जो है वहां पर थोड़ा सा ये है कि भाई अगर मैं ज्यादा इंटरफेयर करेंगे हम लोग तो फिर वहां पर ये ना हो जाए कि भाई फिर से वही जो है बातें शुरू हो जाए। देखिए, यही एक मूल बात है कि जो आपका विपक्षी धड़ा है या विपक्षी जो संगठन है, पार्टियां हैं, वो तो आपके ऊपर हमेशा आरोप लगाएंगे कि आप कायर भी हैं, आपको कई कई बार वो भ्रष्टाचारी भी कहेंगे, गैर लोकतांत्रिक भी कहेंगे, संविधान विरोधी भी कहेंगे, सब कुछ कहेंगे। लेकिन जो लोग आपके ऊपर यकीन करके और 3 बार से आपको केंद्र की सत्ता में बिठा रहे हैं, इतने राज्यों में आपको इसी जनता ने जो चुनाव जिताया है, वो एक उम्मीद से कि आप ममता बनर्जी की अराजकता को खत्म करेंगे और ममता बनर्जी जिस तरह के हथकंडों को अपना रही है वेस्ट बंगाल में, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के ऊपर जिस तरह के हमले होते हैं, शाहजहां शेख जैसे कार्यकर्ता जो कि पुलिस का मखौल उड़ाते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से गिरफ्तार होने के बाद भी, और उनको कोई सजा जल्दी नहीं हो पाती और वो एकदम से इस बात के लिए आश्वस्त होते हैं कि उनका कोई कुछ बाल बाका भी नहीं कर सकता। उसी तरीके से ममता बनर्जी जिस तरह के बॉडी लैंग्वेज के साथ, जितने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी गलतियों को खुलेआम उसके ऊपर पर्दा डालती हैं और उनको सीधे सीधे धत्ता बताती हैं कि नहीं वो सही हैं और दूसरे गलत हैं। अभी तक जिस तरह का सरकार का रवैया रहा है इस आरजीकर कॉलेज में जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो कुछ भी एक हॉरिफिक इंसिडेंट घटित हुआ, रोंगटे खड़े कर देने वाला जो इंसिडेंट घटित हुआ है, उस पर भी केंद्र सरकार का रवैया बिल्कुल ही ढुलमुल लग रहा है। और केंद्र के जो अधिकारी होते हैं, जो वहां जांच करने जाते हैं, जिस तरह से सीबीआई के कर्मचारियों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है, क्या वो लोग सही तरीके से, न्यायपूर्ण तरीके से वहां पर जांच कर पाएंगे? ममता बनर्जी, उनको भी हो सकता है कि उनके ऊपर हमले करा दें, उनके जानो माल पर खतरा पैदा हो जाए। आपको पता होना चाहिए कि वहां के इलेक्शन कमीशन, राज्य इलेक्शन कमीशन के कई सारे अधिकारी जो केंद्र के अधिकारी होते हैं जी, वो डरे होते हैं और वो ममता बनर्जी के इशारे पर काम करते हैं। ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात है और इस बात की जानकारी हर किसी को है, केंद्र सरकार को भी है, और बावजूद इसके केंद्र सरकार चुप्पी साधे बैठी रहती है। जबकि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा सर्ज है, लेकिन वो सर्ज को ममता बनर्जी डर का सहारा लेकर के, भय का सहारा लेकर और उसको दबा देती हैं जनता की आवाज को। और ऐसा क्यों कर पा रही हैं और केंद्र क्यों चुप्पी साधे बैठा रह रहा है? अगर केंद्र को इस बात का डर है अपनी छवि को लेकर के, तो वो डर क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में दिखाई देता? उससे तो उनकी छवि मजबूत ही हो रही है, बेहतर हो रही है, चुनाव दर चुनाव जीत रहे हैं। जिस शक्ति से योगी आदित्यनाथ फैसले लेते हैं, वो तो उनको चुनाव जिताने में मददगार ही साबित होता है जी। उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। फिर नरेंद्र मोदी को किस बात का भय है ममता बनर्जी से? तो आखिर वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? तो ये केंद्र के क्षय का ही परिणाम है कि आज आंदोलनकारियों के ऊपर वो पुलिस का इतना बड़ा दमनकारी कार्रवाई हो जाती है। और अभी कल अगर बीजेपी वहां पर बंद का आयोजन करती है और किसी तरह का आंदोलन या गोलबंदी का प्रयास करती है, जनता के किसी वर्ग को अपने पक्ष में ला करके और इस आरजीकर कॉलेज के खिलाफ, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का अगर प्रयास करती है, तो समझिए कि कल भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले होंगे, पुलिस के द्वारा भी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के द्वारा भी, और केंद्र सरकार मूक दर्शक बनी रहेगी, वो कुछ नहीं करेगी। जी, मृत्युंजय, एक बात और आपसे मैं जानना चाहता था जाते जाते कि भाई ये सब तो हो रहा है, जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन जो विपक्ष है, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल स्टैंडिंग आप कहाँ भी खड़े होते हैं, लेकिन अगर किसी महिला के साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ विच स्टेट और विच पॉलिटिकल पार्टी, तो ये सिलेक्टिव आउटरीच हमें देखने को क्यों मिल रहा है इस समय कि विपक्ष के जो नेता हैं उनकी तरफ से बस एक ऊपरी बयान आ जाता है, लेकिन जिस कमिटमेंट के साथ वो, अगर मैं हाथरस की बात करूं तो राहुल गांधी तो पहुंच गए थे हाथरस, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा तो पहुंच गए थे हाथरस, वो तो पीड़िता के घर तक पहुंच चुके थे। यहां पर उनको पहुंचने में क्या दिल्ली से वेस्ट बंगाल फ्लाइट्स नहीं जाती हैं? देखिए,
सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंडी गठबंधन जो इन लोगों का बना हुआ है, इंडी अलायंस, जी तो इंडी अलायंस के जो भी घटक दल हैं वो अपने किसी सहयोगी दल की सरकार के खिलाफ क्यों मुंह खोलेंगे? तो उनके अंदर जो अपनी खामियां हैं उसका वो नतीजा भी भुगत रहे हैं कि 2014 के बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी ज्यादातर चुनाव हारी है और उनकी तो स्थिति जनता ने वहां तक धूल में मिला दिया, और धूल में मिला ही नहीं दिया, रगड़ भी दिया। ऐसी स्थिति कर दी कि 2 बार यानी 10 साल तक तो उनको विपक्ष का भी दर्जा नहीं प्राप्त हो सका लोकसभा में। जी तो उनकी जो दुर्गत हुई सो हुई है। और इसी तरह से जब तक मुलायम सिंह यादव रहे तब तक विधानसभा में इतनी कम सीटें कभी भी समाजवादी पार्टी की नहीं रही जितनी कम अखिलेश यादव को रही। तो इनका भी जो स्टैंड रहा है, या फिर लोकसभा में तो उनकी सीटें घट करके 2 बार से 5 आ रही थी। जी ये तो भारतीय जनता पार्टी ने कई मोर्चों पर उन हथकंडों को अपनाया है, या यूं कहें कि जिस तरह से चुप्पी साध ली, जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने का प्रयास हुआ, पसमानदा और ये तमाम दूसरी तरह की चीजों को करके। जी और पश्चिम बंगाल पर जो उनका रुख रहा है कि इनके अपने ही कार्यकर्ता पिट रहे हैं और बावजूद इसके सरकार शांत चुप बैठी हुई है। इनके केंद्र के अधिकारी कर्मचारी वेस्ट बंगाल में पिट रहे हैं। इलेक्शन कमीशन एकदम से लाचार दिखाई देता है वेस्ट बंगाल में चुनावों के समय, और टीएमसी जीत पर जीत हासिल किए जा रही है। ये कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं निराश कर रहा है। तो जी जो दुर्गति हमने राहुल गांधी की देखी है केंद्र में, और जो दुर्गति हमने देखी है अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में, वही दुर्गति केंद्र और राज्य की राजनीति में आप भारतीय जनता पार्टी का भी देखेंगे कुछ समय के बाद। अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से अपने तौर तरीकों को नहीं बदलती है, क्योंकि बीजेपी के तौर तरीके अब बिल्कुल इस लायक नहीं रह गए हैं कि जनता उसे बर्दाश्त कर सके या अपने उस भरोसे को कायम कर सके। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो उनका भरोसा था उसको कायम रख सके कि ये उनके साथ न्याय करेंगे, और कहीं अगर जनता के साथ अन्याय हो रहा है तो केंद्र सरकार चुप नहीं रहेगी। तो अब भारतीय जनता पार्टी अपना विश्वास खोती जा रही है। जी बिल्कुल मित्र जी, तो अभी तो देखना होगा कि जिस तरीके से अगर बात करें कि भाई जो भारत जो कल वेस्ट बंगाल बंद की बात है, जब हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं ये करीब करीब 27 अगस्त को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। होपफुली हम बहुत जल्दी एक और पॉडकास्ट करेंगे, कल का दिन देखते हैं किस तरीके से जाता है वेस्ट बंगाल में, इस पर हम जरूर जो है नजर रखेंगे। लेकिन देखना अभी ये भी होगा कि क्या एक तो जिस तरीके का इस समय वहां पर जो इन्वेस्टिगेशन इस केस में चल रहा है उसमें भी काफी सवाल उठे हैं। कोर्ट की इंटरवेंशन के बिना जो है कुछ काम आगे बढ़ नहीं रहा है, और स्टेट गवर्नमेंट ने तो एक तरीके से जो है इस केस को वॉच ही कर दिया था, जिस तरीके से आपने पहले भी ये बात करी कि पूरा केस ही वॉच कर दिया था। तो ये समय बताएगा। लेकिन हाँ, जिस तरीके से ममता बनर्जी एक निडर होकर जो है एक छोटे से राज्य की डिक्टेटर बन के बैठ गई हैं, यही कहा जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार एक काम कर सकती थी और वो एक बहुत ही बढ़िया मिसाल पैदा कर सकती थी। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एक तरह से बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे और दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार के एक से एक बड़े बड़े मामले सामने आ रहे थे, बावजूद इसके वो अपने आप को अरविंद केजरीवाल भारत के सबसे सच्चे, ईमानदार, जन सरोकार से नाता रखने वाले नेता के तौर पे पेश करते थे, और केंद्र पर लगातार वो उलझुल तरीके से हमले भी किया करते थे। नतीजा ये निकला कि इनकी सरकार के कई सारे मंत्री जेल गए, कई सांसद इनके जेल गए, इनके कई सांसदों को सदन से बाहर भी निकाला गया उनकी उदंडता के कारण, और अंततः गोतवा चीफ मिनिस्टर को भी जेल जाना पड़ा। अब तो केंद्र ने अपनी एजेंसियों के सहारे उनकी कहीं ना कहीं उनको कंट्रोल करने की कोशिश की है। देखिए, उसी तरह से कई सारे मामले जिनकी जांच पहले से ही सीबीआई कर रही है पश्चिम बंगाल में, ईडी कर रही है पश्चिम बंगाल में, क्या इस तरह से क्या ममता बनर्जी के ऊपर घोटाले के कई सारे आरोप हैं। उन्होंने नारदा और शारदा स्कैम के पैसे कई सारे मामले उनके ऊपर आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकते। एक पेंटिंग उन्होंने बेची थी और वो पेंटिंग को खरीदने वाला एक व्यक्ति था जो जमाते इस्लामी से जिसका ताल्लुक था, और ऐसा कहा जाता है तथाकथित तौर पर कि जमाते इस्लामी से ताल्लुक रखने वाले एक व्यक्ति ने
ममता बनर्जी पता नहीं वो कितनी महान पेंटर है, गॉड नोज, और उनकी पेंटिंग उसने खरीद ली थी जी। और तो फिर भी इस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई, कुछ चीजें सामने उभर के सामने नहीं आई। जी इसके अलावा मनरेगा का स्कैम है, शिक्षा विभाग में कई सारे स्कैम्स जी, हैं, स्कैम्स तो ऐसे बहुत है मृत्युंजय। अगर हम बात अगर कटा चिता लेकर बैठ जाए वेस्ट बंगाल में कितने स्कैम्स हुए हैं पिछले 10-15 साल में, तो उनका तो एंडलेस, वो कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन हाँ, अब शायद समय आ गया है कि सेंटर की सरकार को थोड़े से सख्त कदम उठाने चाहिए। जिस तरीके से इस समय जो है वेस्ट बंगाल में सरकार चल रही है और जिस तरीके से स्टेट मशीनरी का गलत फायदा उठाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है कि स्टेट मशीनरी का गलत फायदा उठाया जा रहा है। बहुत सारी पार्टियां अपने कार्यकाल में ऐसा कर चुकी हैं और उसका जो है उनको इनाम भी मिला है। जनता ने उसका इनाम भी बहुत अच्छे तरीके से दिया है कि बिल्कुल उन पार्टियों को हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया है। और उसका बेस्ट एग्जांपल जो है उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी है, जो कि स्टेट में जो है एकदम हाशिए पर आके खड़ी हो गई है। तो अब देखना होगा कि क्या सेंटर जो है इंटरवेंशन करेंगे, क्या वहां पर एक बार फिर जो है एक नॉर्मल सी लौट पाएगी क्या वेस्ट बंगाल में। क्योंकि मुझे लगता नहीं कि आने वाले समय में जिस तरीके के हालात इस समय नजर आ रहे हैं कि ये जो जनाक्रोश है वो जल्दी ठंडा होने वाला है। बट हमारी नजर इस पर जरूर रहेगी। मृत्युंजय, मेरे साथ बनने के लिए पॉडकास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारे देखने वालों को भी बहुत बहुत शुक्रिया।